आज जो हम आप लोगों को किसी विषय से परिचित करवाएंगे तो वह है सेमेस्टर 6 जो यूजी का सिलेबस के अनुसार आपका DSE 4 है। DSE 4 ये इलेक्टिव है, इसमें आप चुन करके किसी एक विषय को आप उस विषय के संबंध में आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझको ये जो टॉपिक मिला है वो अप्लाइड इथिक्स है और मेरा नाम डॉक्टर विनीता कच्छप है और मैं दर्शन शास्त्र विभाग टाटा कॉलेज चाईबासा में कार्यरत हूँ, ठीक है। तो शुरू करें क्लास। इथिक्स नीति शास्त्र, ठीक है। हम बात करते हैं नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र की बात करें तो सीधा सीधा संबंध आता है हमारे आचरण से संबंधित, मतलब हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य नहीं कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। चाहिए शब्द जहां आ जाता है वो एकदम एक प्रभाग हो जाता है, वो नीति का प्रभाग हो जाता है। यानी कि सीधा सीधा यह कहिए कि आपके आचरण को नियंत्रित करने का एक शब्द आ जाता है। अब आता है अप्लाइड इथिक्स को लेकर के हम बात तो थोड़ी देर में करेंगे, पहले थोड़ी हम नीति शास्त्र के बारे में जान ले। नीति शास्त्र को दर्शन शास्त्र की एक शाखा कही जाती है। ये कहा जाता है पाश्चात्य दर्शन के अनुसार। भारतीय दर्शन में ऐसा कहीं भी नहीं है। भारतीय दर्शन में जब हम बात कर रहे हैं धर्म की, तो धर्म जो है धारण करता है। धर्म जो है हर एक अच्छा या बुरा उसको धारण करते हुए आपको एक सामंजस्य देता है, आपको एक सामंजस्य देते हुए आपको एक निर्णय की क्षमता देता है। निर्णय की क्षमता के अंतर्गत ही यह नीति शास्त्र का एक विषय आता है। अप्लाइड इथिक्स को देखेंगे तो वह पाश्चात्य दर्शन में तो एक भाई बहुत बड़ा विषय बनता जाता है, लेकिन भारतीय दर्शन में देखें तो यह व्यवहारिक है। दिन प्रतिदिन के आप जो जीवन जी रहे हैं ना, उसमें यह प्रयोग में आया जाने वाला एक विषय है। आपको याद होगा प्राधिकारिक तौर से जब आप लोगों को कहा जाता है कि यह कार्य करो, यह कार्य मत करो, ठीक है। यह कार्य करो का अर्थ यह है कि किसी कार्य से आपको फायदा होने वाला है। सिर्फ आप ही को फायदा नहीं है, वो आपके परिवार को भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा, देश को फायदा होगा और उससे बढ़ करके जाए तो हमको पूरे विश्व में फायदा करेगा। ऐसी बातों को आपको करने को कहा जाता है, ठीक है। और जब ये करने को कहा जा रहा है तब यहाँ पर कहीं पर भी भारतीय दर्शन में एकदम व्यवस्थित ढंग से इस बात की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पर बस आपको एक धर्म के आधार पर जीवन जीते हुए करने की बात कही गई है कि आप इस कार्य को करो। मसलन आपको आपकी माता वगैरह भी कहती होंगी कि जैसे कि आप ये जो सब्जी का छिलका है यूं ही मत फेंकिए, एक जगह इकट्ठा करके उसको आप डाल दीजिए, कोई जानवर आएगा खा लेगा, ठीक है। यहाँ पर यह भी आ जाता है कि कांच को आप इधर उधर मत बिखेरिए, ठीक है, किसी का पैर लग जाएगा। यहाँ पर तो उनको कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी गई कि मतलब कि ऐसे करने से पैर में कांच लगेगा, खून आएगा, ये बात यहाँ पर की गई। यहाँ पर उनको यह भी नहीं हमें बतलाया जाता है कि पर्यावरण में यह करो ना करो, बस एक विधिवत एक व्यवस्था है जिसमें कि आपको प्रकृति को लेकर के बात की जाती है। यहाँ पर बात की जाएगी आपको आपके कर्म के सिद्धांत में, यानी कि आपके वृत्ति के सिद्धांत में। वृत्ति यानी कि जिस कार्य को करते हुए आप पैसे कमाते हैं, ठीक है। पैसे को भी कमाना है तो नैतिक ढंग से कमाना है। नैतिक ढंग से किस प्रकार से कमाएंगे यह आपको आपका धर्म सिखाता है। प्रत्येक धर्म इस संबंध में चर्चा करता है कि मनुष्य को क्या करना है नहीं करना है। लेकिन जब 1970 में हम थोड़ा सा अपना नीति को अगर ध्यान दे, आचरण मीमांसा को अगर हम ध्यान देते हैं, स्पेशली हम पाश्चात्य दर्शन की तरफ में देखते हैं, तब यहाँ पर हम पाते हैं कि वैज्ञानिक खोजें बहुत अधिक हो चुकी थी, पर्यावरण को लंबा चौड़ा नुकसान पहुँच रहा था, यह भी हो गया। अनेक प्रकार की वृत्तियां इस संबंध में आना शुरू कर गए, इस काल में अनेक वृत्तियां यानी कि अनेक पेशे आने शुरू हो गए, जैसे कि आपका चिकित्सा से, पत्रकारिता से, शैक्षणिक व्यवस्था को अगर हम ले, न्यायिक व्यवस्था को लें, तो वो विभिन्न प्रकार की वृत्तियां मनुष्य के समक्ष नए नए ढंग से उभरने के लिए आने लगी। और इसमें आप में दूरसंचार की बात करें, मतलब कि यह कहिए जो नए नए आपको
आपको पैसे कमाने के लिए जो कार्य मिल रहे हैं वैसे वैसे आपको अवसर मिलने लगे, तो उसके आधार पर नीतियों का निर्माण अलग अलग ढंग से किया जाने लगा। और इसमें सबसे पहली बात तो हम यह कहेंगे कि पीटर सिंगर का नाम यहाँ पर बहुत अधिक गौरव के साथ में लिया जाता है। और इस समय यह कहा जाता है कि पीटर सिंगर खास करके पशु नीति शास्त्र को लेकर के चर्चा करते हैं, पशुओं के अधिकारों की यहाँ पे बात करते हैं। इसके बाद में आती है आपकी अर्नेनेस की अगर हम बात करें तो वो जो है कि एकदम डीप इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, यह बात हो जाती है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए तो मीडिया की बात आ जाती है, बात आती है यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान की, बात आती है यहाँ पर आप लोगों के विधि व्यवस्था की, विधिक यानी कि लीगल जो कि आपके न्याय व्यवस्था है, सबका अपना अपना एथिक्स किस प्रकार से होगा, हम सभी को अलग अलग ढंग से क्यों देखेंगे, यहाँ पर यह चर्चा का विषय रहा। और इसी चर्चा के विषय में यह अप्लाइड एथिक्स आपके समक्ष उपस्थित होता है। और इस संबंध में यह भी कहा गया है कि यह अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र पूरी तरह से व्यवहारिक होना चाहिए। और इसको लेते हुए आप पाएंगे कि एक पेशेवरता का सिद्धांत दूसरे पेशेवरता में नहीं लागू होता है। एक डॉक्टर को आप उसी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं जैसे कि एक आम जन को आप ट्रीट कर सकते हैं। आप डॉक्टर के विधि व्यवस्था को जानने का प्रयास करते हैं, तब वहाँ पर आप पाते हैं कि डॉक्टर कभी कभी किसी को इच्छा मृत्यु दे देते हैं, कभी कभी किसी को एकदम प्रयास करते हैं, कभी किसी में तकलीफ बहुत ज़्यादा है और उसमें शायद जीवन की संभावनाएं नहीं हो रही हैं। और इतनी तकलीफ को देखते हुए कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं, या फिर तो कभी कभी पेशेंट भी बोलने लगता है कि मेरे साथ में ऐसा हो जाना चाहिए कि अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर के लिए भी बहुत अधिक सोच विचार वाली बात हो जाती है। और जरूर ही दिया जाता है इच्छा मृत्यु, लेकिन इच्छा मृत्यु देने के लिए भारत सरकार तो फिलहाल प्रतिबद्ध नहीं है। बाहर के देश में जैसे कि बेल्जियम हुआ, नीदरलैंड हुआ, यहाँ पर अगर इच्छा मृत्यु की मांग की जाए तो उनको इच्छा मृत्यु दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर तो यह बात आ जाती है। मैंने तो इच्छा मृत्यु से संबंधित यहाँ पर बात की। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कर्तव्य को लेकर के। कर्तव्य को लेकर के अगर हम बात करें तब ये कर्तव्य ही है जो कि नीतियों का आपका निर्धारण करने का एक आधार बनता है। कर्तव्य किस आधार पर कर्तव्य की हम चर्चा कर रहे हैं। कर्तव्य की जब चर्चा होती है तब आपको यह समझ में आता है कि हमें सिर्फ अपना कार्य करते रहना चाहिए, लेकिन कार्य किस प्रकार से करेंगे, आप नियम पूर्वक करेंगे या फिर तो आपको कार्य करते रहना चाहिए, इस पर आप विचार करेंगे। नियम पूर्वक आप अपना कर्तव्य करते हैं तब यहां पर आप पाएंगे कि आप अपने किसी खास सिद्धांत को लेकर के अपने कर्तव्य का प्रतिपालन कर रहे हैं। इसमें ऐसा है, किसी खास सिद्धांत को लेकर के करने का मतलब यह है कि उसके प्रतिफल का, यानी कि उसके आप रिजल्ट का जान करके आप उस कर्तव्य को करना चाहेंगे। ऐसे नहीं हो जा रहा है, उसके रिजल्ट को आप जानिएगा कि भविष्य में क्या संभावना है अच्छे होने की या बुरे होने की, तब वह नियम आपका लागू होता है। और नियम यह करीब करीब व्यक्ति अपने हिसाब से बनाता है। ठीक है, यहाँ पर वह है। और यह एक आता है कार्य कर्तव्यवाद। कार्य कर्तव्यवाद यहाँ पर आप पाएंगे क्या, ऐसा क्या कार्य कर्तव्यवाद हो गया कि भाई ये पूरे नीति शास्त्र का आधारशिला जैसा बनने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ कार्य उपयोगितावाद में कार्य कर्तव्यवाद में यहाँ पे हम बात करें तो जिस समय जिसको जैसे कार्य की आवश्यकता है यहाँ पर उस कर्तव्य को करने की बात की जाती है। ये तो हमेशा संभव नहीं है और ना ही तो ये दूरदर्शिता की बात आती है। एट ए टाइम कहा जाए कि परिस्थिति जन्य अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पर उस कर्तव्य को करना भी कभी कभी उस समय के लिए जो जिस परिस्थिति में है वह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका आधार यह लंबा नहीं जाता है। लंबा आपको कार्य करने के लिए जो कि नियम पूर्वक हो वह कर्तव्य के लिए कुछ सिद्धांत तय किए जाते हैं। यह कभी कभी तो मनुष्य तय की जाती है, मनुष्य के द्वारा होता है, कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा
संख्या में यानी कि मास से संबंधित कहा जाए, मास से संबंधित कहा जाए तो एक पूरे सिस्टम को कहा जाए, उस सिस्टम के अनुसार जैसे कि सरकारें बनती है देश में, उस आधार पर यह नियम कर्तव्यवाद का पालन होता है। इसी प्रकार प्रयोजनवाद से भी संबंध है। प्रयोजन में किस प्रकार के प्रयोजन के द्वारा हम किसी कार्य को करेंगे तब वह उचित होगा, तब यहाँ प्रयोजनवाद का नियम प्रयोजनवाद और कार्य प्रयोजनवाद। नियम प्रयोजनवाद आपको एकदम नीतिगत ढंग से किसी भी काम को करने के लिए उत्प्रेरणा देता है, और कार्य प्रयोजनवाद यानी कि उस समय तत्कालिक क्षणिक ये वह प्रयोजन की दृष्टि से किया जाने वाला कार्य है, यह भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं जाता है। ठीक है, हम और आगे चलते हैं इस संबंध को लेकर के। अब इसमें हम बात करते हैं पर्यावरणीय नीति शास्त्र। पर्यावरणीय नीति शास्त्र की अगर हम चर्चा कर रहे होते हैं तब सबसे पहले तो आएगा आपके भूमि, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़, पर्वत इत्यादि इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर बात आ जाती है पर्यावरण नीति शास्त्र की चर्चा क्यों हो रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तब पर्यावरण नीति शास्त्र की चर्चा क्यों हो रही है, पाश्चात्य दर्शन में यह चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और इससे संबंधित भी अलग अलग नियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। पर्यावरण से हम अपने विकास के लिए बहुत सारी सामग्रियां उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, और जब अपने विकास के लिए सामग्रियां उपलब्ध करवा रहे हैं तो यह आप मान के चलिए कि जहां विकास हो रहा है वहां तो विनाश होना तय है, लेकिन उस विनाश को आप कैसे भरपाई कर पाएंगे, यहाँ पर यह भी बात आती है। आपको आवश्यकता है बिजली की तो आप निश्चित ही कि पानी का उपयोग करेंगे, डायनमो के द्वारा पानी का जो झरना है उससे आप बिजली का उपयोग करेंगे, वो बिजली तैयार करके। दूसरा हो जाता है कि आप है सो कोयले से इस्तेमाल करते हैं, कोयले को जलाते हुए जो आपका मतलब वो विद्युत प्रकरण जो संस्थान है वो अच्छे से बतलाएंगे। तो यहाँ कोयला का भी उपयोग हो रहा है, पानी का भी उपयोग हो रहा है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो काफ़ी वैज्ञानिक संस्थान में आप पाएंगे कि जो रेडियो विकिरण पैदा करते हैं उन तत्वों से भी बिजली पैदा की जा सकती है। ठीक है, रेडियो विकिरण पैदा कर रहे हैं वो तत्व किस प्रकार से काम करते हैं, वो अगर हम इस तरीके का हम एक ग्राफ तैयार कर रहे हैं तब यहाँ पर देखा जाए तो वो रेडियो विकिरण के तत्व जिस प्रकार से कोयला नष्ट हो जा रहा है, पानी का मतलब पानी की धाराएं हैं वह कम हो जा रही हैं, लेकिन रेडियो विकिरण के तत्व कम नहीं होते हैं। तो आपका घंटी के शेप में आता है, घंटी के शेप में आने के बाद में वह नीचे से कहीं पर ये नष्ट नहीं होता, वो धीरे 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 करके पैरेलल वो चलता जाता है। रेडियो विकिरण की क्षमताएं कम हो जाती है लेकिन ये नष्ट नहीं होती हैं, इस बात को भी ध्यान देना है। अब जब ये रेडियो विकिरण की क्षमताएं भले ही कम हो गई हैं, नष्ट नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था हो कि आपके विकास का भी मार्ग प्रशस्त रहे और साथ में पर्यावरण का भी विनाश है सो थोड़ा कम हो जाए। अब हम इसको बात करें तो यहाँ पर यह कहा जाए कि जो कि रेडियो विकिरण तत्व हैं उनको कुछ ऐसे संसाधन में आप फिर से मतलब रिसाइकल करके उपयोग करिए, इसको यूं ही नहीं फेंक दीजिए कहीं पर भी। अभी आप फिलहाल तो अभी हम कोल्हान में हैं, आप यहीं पर आप जानिएगा जादूगोड़ा नामक जगह है, आवश्यकता पड़ती है वहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उठा लिया जाता है और उनको बिना सुरक्षा के तालाब में फेंक दिया जा रहा है, ऐसे ही कहीं पर भी खेतों में डाल दिया जा रहा है। उसका असर वहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो बच्चे विकलांग हो रहे हैं, पानी पीने लायक नहीं हो रहा है, महिलाएं उधर से जा रही हैं, गुजर रही हैं, रेडियो विकिरण तत्व के साथ में उनको बांझपन की समस्या हो जा रही है, पुरुषों के साथ में भी ये समस्या है। तो इसका बताइए समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका नीतिगत समाधान होना चाहिए। नीतिगत समाधान के लिए उसके लिए अपना एक षड्यंत्र होता है जहां पर उसको लेकर के डीएक्टिव किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी बात की गई है। भारतवर्ष में ये ऐसे संस्थान तो काफी कम है, लेकिन विदेशों में यह देखा जा रहा है कि यह प्रचलन थोड़ा बढ़ रहा है कि वो इस प्रकार के विकिरण को बढ़ावा ना दें। ठीक है, यह तो सिर्फ मैंने तो काफी छोटी सी बात की बस ये भूमि की। अब नदियों को लेकर के बात करते हैं तो वहां पर नदियों को हमें नदी को नदी ही रहने दिया जाए, इसको और
दूसरे दृष्टिकोण में ना देखते हुए नदियों को साफ ही रखा जाए। ठीक है, प्रयास यह करना चाहिए कि अपना कूड़ा कचरा वहाँ पे ना डालें, और औद्योगिक संस्थान से भी यह प्रतिबद्धता ली जानी चाहिए कि वे अपना अशुद्ध कूड़ा कचरा नदी पे तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाती है मिट्टी की भी, मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर के। मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो आपके उपज भी स्वस्थ रहेंगे, उपज स्वस्थ रहेंगे तो उसको खाने वाला व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, अब जब स्वस्थ हर कुछ रहेगा तो निश्चित है कि मानव मन भी स्वस्थ रहेगा और अपने उच्च विचारों को समाज के सामने लाएगा, विकास की तरफ भी जाएगा। यहाँ पर तो यह बात भी आ जाती है। ठीक है, अब इस संबंध में तो जो है भारतीय दृष्टिकोण में तो इसको लंबा चौड़ा एक धर्म के रूप में दे दिया गया है। धर्म में ये नहीं कह रही कि वो पूजा प्रार्थना ये जो मतलब प्रतीक वाले धर्म की बात नहीं कर रही, मैं धर्म कर रही हूँ, बात कर रही हूँ सिद्धांतों की बात कर रही हूँ। जैसे कि मनुष्य को धार्मिक होना उतना अधिक नहीं कहा जाता है जितना कि नैतिक होना कहा जाता है। तो अप्लाइड इथिक्स आपको वही बतलाता है कि मनुष्यों के अंदर में कितनी नैतिकता बची हुई है और किस ढंग से वो उस नैतिकता का उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बताए कि एक पेशेवरता का दूसरे पेशेवरता के साथ में संबंध नहीं है, इसीलिए एक पेशेवरता के लिए अलग नियम बनेंगे, दूसरे पेशेवरता के लिए अलग नियम बनेंगे, लेकिन उसका आधार वही है। भारतवर्ष में कहेंगे तो प्राधिकारिक है, अगर ये पाश्चात्य दर्शन के अनुसार कहेंगे तो वह सिद्धांत के रूप में है, लेकिन बाद में उसको व्यवहार में लाया गया। प्राधिकारिक किस प्रकार से? प्राधिकार यह है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को लगातार देती आती है, और इस दौरान वो सिर्फ ये नियमों का ही प्रतिपालन करने को नहीं कहती है, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे आपके जीवन की व्यवस्थाएं हैं उसके संबंध में भी बात करती है। अगर हम उन व्यवस्थाओं की अगर थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखें तो मेरे ख्याल से अगर पीछे मुड़ करके देखें तो शायद अच्छा हो जाएगा, अप्लाइड इथिक्स के भी शायद आवश्यकता ना पड़े। हम इस संबंध में तो काफ़ी एक लंबा व्याख्यान हो सकता है, तो इसको तो कहना तो उचित नहीं है।